हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रेटिट्यूड लर्निंग एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज हम लोग झारखंड के आगे के टॉपिक को देखने वाले हैं और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं झारखंड के प्रमुख जनजातियों के बारे में विस्तृत वर्णन। ठीक है, आज हम लोग जनजातियों के बारे में पूरे विस्तृत रूप से उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आज का जो क्लास है फ्रेंड्स, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहीं से अब हम लोग के जनजातियों के बारे में डिटेल से पढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए क्लास को शुरू करने से पहले जिन दोस्तों ने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ ही आप सभी को अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे ज़रूर से लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलें। क्लास की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ग्रेटिट्यूड लर्निंग एकेडमी में दे दी जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इम्पोर्टेंट क्लास को। देखिए दोस्तों, अगर इस क्लास से अगर आप लोगों को सीखते हैं तो इसको ज़रूर से अपने जो फ्रेंड्स आपके तैयारी कर रहे हैं उनके साथ में इसको ज़रूर से शेयर करिए ताकि आप लोग सब मिल के अच्छे से तैयारी कर पाए। और अगर कुछ और भी अगर आप लोगों का सुझाव रहता है तो वो भी आप लोग हमको ज़रूर से बताइएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। चलिए, सबसे पहला जो जनजाति है दोस्तों वो है संथाल जनजाति। ठीक है, सबसे पहले जो जनजाति है वो है संथाल जनजाति। देखिए, संथाल जनजाति जो है वो भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। गोंड और भील के बाद, गोंड जनजाति और भील जनजाति के बाद संथाल भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है दोस्तों, आप लोग यहाँ पे लिख लीजिए गोंड और भील। गोंड और भील ये जो दो जनजातियां हैं, इनके बाद तीसरे नंबर पे संथाल जनजाति आती है। ठीक है, लेकिन ये झारखंड में सबसे बड़ी जनजाति है। पूरे भारत में ये तीसरे नंबर पे आती है। ठीक है, लेकिन इसका झारखंड में क्या स्थान है? फर्स्ट। ठीक है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या अगर झारखंड में किसी जनजाति का है तो वो संथाल जनजाति का है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग इसको 2011 की जनगणना के अनुसार देखते हैं क्योंकि 2021 में तो जनगणना होना था लेकिन अभी तक जनगणना हुआ नहीं है, तो हम लोग 2011 की जनगणना के हिसाब से देखते हैं। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में इनकी जनसंख्या 27,54,723 है। ठीक है, ये नंबर तो आप लोगों को नहीं पूछा जाएगा लेकिन ये जो प्रतिशत है वो आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, जो कि कुल जनसंख्या का 31.86% है। ठीक है दोस्तों, कितना प्रतिशत है? 31.86%। ठीक है, तो देख लीजिए लगभग 31% कुल जनसंख्या का, ये लगभग 31% है जनसंख्या संथालों का। ठीक है, तो ये बहुत ही बड़ा जनसंख्या हो जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग इनका जो मुख्य निवास स्थान है उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। ठीक है, संथालों का जो निवास है झारखंड में वो मुख्यतः संथाल परगना प्रमंडल में है। ठीक है दोस्तों, और इन्हीं संथालों के नाम पे ही इसका संथाल परगना नाम रखा गया है। ठीक है, संथाल जनजातियों के ही कारण संथाल परगना नाम रखा गया है। ठीक है दोस्तों, अगर झारखंड के मैप में अगर हम लोग देखते हैं, झारखंड का मैप तो उतना अच्छा सभी हम नहीं बना पाएंगे लेकिन देखिए ये वाला जो एरिया है इसे हम लोग राजमहल की पहाड़ियाँ, संथाल परगना क्षेत्र, दामे निक्को ये सब कहते हैं। तो देखिए यही वाला संथाल परगना है, यहीं पे मुख्यतः इनका निवास स्थान है। ठीक है, इसके अलावा भी ये झारखंड के कुछ कुछ जिलों में पाए जाते हैं जैसे धनबाद में, बोकारो, गिरिडीह, हजारीबाग, चतरा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, ये वैसे जिले हैं जहाँ पे इन संथालों का निवास है। ठीक है, संथाल जनजातियों का यहाँ पे भी निवास है। ठीक है दोस्तों, चलिए, और इससे पिछला जो क्लास था उसमें हम आप लोगों को प्रजाति के बारे में बताए थे कि जो जनजातियाँ हैं वो मुख्यतः किस किस प्रजाति में आती हैं। तो देखिए जो संथाल जनजाति है वो प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड प्रजाति में आती है। ठीक है दोस्तों, इसको आप लोग याद रखिएगा, किस प्रजाति के अंतर्गत आते हैं ये लोग? प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड के अंतर्गत आते हैं। और इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं ये भी मैंने आप लोगों को पिछले क्लास में बताया, तो अगर आप लोगों को इनकी विशेषताएं याद है तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा और बताइएगा, देखते हैं आप लोगों को किन किन को क्लास अच्छे से याद है। ठीक है, चलिए, और इनकी जो भाषा है वो मुख्यतः क्या है? संथाली भाषा है। ठीक है, ये संथाली भाषा है इनकी, और ये जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें ये भाषा भी शामिल है। ठीक है दोस्तों, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। और इसकी लिपि क्या है? ओल चिकी।
देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनकी लिपि क्या है? ओल चिकी। इनकी लिपि का नाम है ओल चिकी। और ये ओल चिकी लिपि के आविष्कारक कौन है? तो पंडित रघुनाथ मुर्मू। देखिए ये भी नाम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए जनजातियों के बारे में जो कुछ भी हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं ये एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरह के एग्जाम जब आप देते हैं JPSC JSSC जैसे एग्जाम में, तो इस तरह के क्वेश्चन हमेशा घुमा घुमा के ही पूछा जाता है। जैसे कि अब ये क्वेश्चन जो है ओल चिकी लिपि के आविष्कारक कौन है, ये क्वेश्चन कितना बार पूछा गया है, ये आप लोग प्रीवियस ईयर का जब क्वेश्चन को देखिएगा तो आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। संथाल जनजाति के लोग 12 गोत्र में विभक्त है। ठीक है, इनमें गोत्र पाया जाता है, ये तो हम आपको पहले बताए थे कि जनजातियों में गोत्र पाया जाता है, जैसे किली या फिर कुल या इस तरह से नाम इनको दिया जाता है। तो ये 12 गोत्र में विभक्त है, जैसे कि मुर्मू हो गया, हांसदा हो गया, और इस तरह से बहुत सारा इनका गोत्र है। ठीक है, जैसे कि अभी जो यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, ठीक है, सोरेन मुर्मू, ये सब क्या है? संथालों के गोत्र हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। संथाल लोग अपने आप को होड़ कहते हैं। ठीक है, देखिए ये जो अपने भाषा में अपने आप को क्या कहते हैं? होड़ कहते हैं। ठीक है, अब इस होड़ का कुछ ना कुछ तो अर्थ होगा, तो इनका जिसका अर्थ होता है मनुष्य। ठीक है, होड़ का मतलब क्या हो गया? मनुष्य। ये अपने आप को मनुष्य कहते हैं। ठीक है, झारखंड में संथाली को मांझी भी कहा जाता है। ठीक है, झारखंड में संथालों को क्या कहा जाता है? मांझी भी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है गांव का प्रधान। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। संथालों का जो मुख्य पेशा है, ठीक है, अब ये अपना जीवन यापन के लिए कौन सा पेशा को अपनाते हैं? तो इनका मुख्य पेशा क्या है? कृषि है। ठीक है, लेकिन कृषि के अलावा भी ये लोग शिकार वगैरह भी करते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा आप लोग। चलिए, संथालों के प्रमुख देवी देवता। अब देखिए जो जनजातियां होती हैं, बहुत तरह तरह के जो अलग अलग जो 32 जनजातियां हैं, इनमें अपने अपने कुछ कुछ प्रमुख देवी देवता होते हैं। ठीक है, ये हिंदू धर्म के हिसाब से इनके देवी देवता नहीं होते हैं। इनके जो देवी देवता होते हैं, अधिकतर देवी देवता इनके प्रकृति से जुड़े हुए देवी देवता होते हैं। जैसे कि ये पर्वतों के पूजा करते हैं, ये जंगलों के पूजा करते हैं, तो इनके अपने अपने देवी देवता के अलग अलग नाम हैं। ठीक है, चलिए, प्रत्येक गाँव में जाहिर थान। देखिए इस तरह के जो नाम है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। आप लोगों को ये क्लास को कम से कम 1-2 बार तो इसमें भी पड़ेगा, और इसको आप लोगों को अपने कॉपी में इसको नोट डाउन भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये याद नहीं होने वाले हैं जल्दी। प्रत्येक गांव में जाहिर थान होता है। ठीक है, जिसे हम लोग धर्म स्थल भी कहते हैं। इनका जो अगला देवता है, वो इनके जो प्रमुख देवता हैं वो है सिंगबोंगा, जिन्हें सूर्य का देवता भी कहा जाता है। ठीक है, सिंगबोंगा इनका क्या है? ये सर्वोच्च देवता है। ठीक है, सूर्य देवता है ये। अब अगर से आपको एग्जाम में इस तरह से पूछा जाता है कि संथालों के प्रमुख देवता कौन है, तो संथालों के प्रमुख देवता कौन है? सिंगबोंगा है, जो कि सूर्य के देवता हैं। इस तरह से मैच करने के लिए दे देता है। जैसे कि अगला जो देखिए मारंग बुरु, अब ये नाम देखिए मारंग बुरु, ये पहाड़ के देवता हैं। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि जो जनजातियाँ होती हैं ये प्रकृति से बहुत ही ज़्यादा इनका जुड़ाव होता है, ये प्रकृति के साथ अपने आप को हमेशा जोड़ के रखती हैं। ठीक है, चलिए, जाहिर एरा जो है ये इनके ग्राम देवता होते हैं। ठीक है, अगला जो है वो है हपड़ाम बोंगा। बोंगा का अर्थ होता है दोस्तों देवता। ठीक है, जैसे अगर ये बोंगा देख रहे होंगे, यहाँ पे सिंह बोंगा देख रहे हैं, तो ये बोंगा का अर्थ ही होता है देवता। ठीक है, तो हपड़ाम बोंगा ये है मृत पूर्वजों की आत्माओं का पूजा ये करते हैं। ठीक है, ये जो हपड़ाम बोंगा है, इनमें जो इनके पूर्वज जिनका मृत्यु हो चुका है उनके आत्माओं का ये लोग पूजा करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला है, चलिए, इनके जो धार्मिक विशेषज्ञ होते हैं, जो इनके धर्म में सबसे ऊंचे होते हैं, जो बहुत ही इनके धर्म के बारे में अच्छे से जानते हैं, उन्हें ये लोग नायके कहते हैं। इनको ये किस नाम से जानते हैं? नायके के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम लोगों ने देवता के बारे में उनका देख लिया, तो अब आगे हम लोग देखते हैं उनके प्रमुख त्योहारों के बारे में। ठीक है, संथालों के प्रमुख त्यौहार। सबसे पहला जो त्यौहार है वो है सोहराई। ठीक है, संथालों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? सोहराई। अब देखिए सोहराई का भी कुछ अपना विशेषता होगा। तो ये धान की फसल कटने के बाद गाय की पूजा की जाती है। जब धान का फसल कट जाता है उसके बाद गाय की पूजा की जाती है, उसी को ये लोग सोहराई कहते हैं। ठीक है, ये फसल कटने के बाद मनाया जाने वाला त्यौहार है। अगला जो पर्व है इनका वो है बाहा पर्व। ठीक है दोस्तों, ये फागुन के महीना में मनाया जाता है। देखिए इस तरह से सवाल पूछ लिया जाता है कि बाहा पर्व किस महीने में मनाया जाता है और ये किस तरह का पर्व है, तो ये फागुन के महीने में मनाया जाता है। और बाहा पर्व फूलोत्सव है, मतलब फूलों का त्यौहार है। ठीक है दोस्तों, इसको
आप लोग याद रखिएगा कि ये फूलों का त्यौहार है, ठीक है, जो संथाल वर्ष के आरंभ होने का सूचक है। देखिए अब यहाँ से आप लोग ये भी जान गए कि संथालों का वर्ष कब शुरू होता है, तो फागुन के महीना से इनका वर्ष शुरू होता है, ठीक है। इसमें बसंत के नए पत्तों और फल फूल का उपयोग होता है। इस पूजे में बसंत के महीने में जो नए नए पत्ते फल फूल आते हैं उनका इस पर्व में उपयोग किया जाता है, ठीक है। अगला जो पर्व है वो है कर्मा पर्व, धन एवं स्वास्थ्य में वृद्धि के लिए, ठीक है। ये धन मतलब संपत्ति एवं स्वास्थ्य में वृद्धि के लिए ये पर्व मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं संथालों में विवाह के प्रकार, किस किस तरह के विवाह इनमें प्रचलित है। इनमें विवाह का भी एक अलग नाम दिया गया है। जैसे कि देखिए संथालों में विवाह को क्या कहा जाता है, बापला कहा जाता है, ठीक है। जब आप लोग पढ़ते हैं ना तो बोल बोल के पढ़िए, तब आप लोगों को ये अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। एवं इनमें विवाह के कई प्रकार पाए जाते हैं, ठीक है। ये बापला है उनका कई प्रकार पाया जाता है, जिसे अलग अलग नामों से जाना जाता है, ठीक है। जो विवाह का जो प्रकार है उसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। सबसे पहला जो है और ये सबसे प्रमुख मतलब कि सबसे प्रचलित विवाह का प्रकार है वो है सदाई बापला, ठीक है। देखिए अब अगर हम सीधे आप लोगों को कहते कि सदाई बापला तो आपको पता ही नहीं कि बापला क्या है, तो आप लोग नहीं जानते। तो बापला का अर्थ हो गया विवाह, और विवाह का ये एक प्रकार है सदाई बापला, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें माता पिता द्वारा आयोजित विवाह होता है, ठीक है। इसे किरिंग बापला भी कहते हैं। देखिए इसका एक और नाम है क्या, किरिंग बापला। इसमें माता पिता के द्वारा आयोजित विवाह, मतलब कि इसमें माता पिता के पसंद के हिसाब से विवाह किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला जो विवाह है वो है घर जमाई बापला। देखिए घर जमाई बापला, इसमें क्या होता है, वर को ससुराल में रहने की बाध्यता होती है, मतलब वर को ससुराल में रहना पड़ता है, उनका सेवा करना पड़ता है, उसके बाद ही वो अपनी पत्नी को लेकर अपने साथ में अपने घर जा सकता है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला जो है वो है गोलाइठे बापला। गोलाइठे बापला, दो परिवारों के बीच वधु का अदला बदली। जैसे कि मान लीजिए कि एक घर में एक लड़का एक लड़की है, ठीक है, एक लड़का एक लड़की है एक घर में, और दूसरे घर में भी एक लड़का एक लड़की है। तो ये लोग क्या करेंगे, आपस में ही विवाह करेंगे, ठीक है। तो उस तरह से दो परिवारों के बीच में जब विवाह होता है उसे गोलाइठे बापला कहते हैं, ठीक है। बहुत ही अटपटे से हैं। टुनकी दिपिल बापला, अब इनमें क्या है, ये किनमें प्रचलित है, तो ये निर्धन संथालों में। वैसे संथाल जो गरीब हैं उनमें इस तरह का विवाह प्रचलित है, ठीक है, निर्धन संथालों के बीच प्रचलित है। चलिए इसके अलावा भी बहुत तरह का है विवाह का प्रकार, जैसे कि सांगा विवाह। सांगा विवाह में हो गया कि अगर एक स्त्री जो है उनका विवाह हो चुका है और वो विधवा हो गई हैं, तो जो विधवा का जो दूसरा विवाह होता है उसमें सांगा विवाह होता है, ठीक है। चलिए उसे सांगा विवाह कहते हैं। अगला है सेवा विवाह, इतुत आदि प्रचलित है। देखिए इसमें बहुत सारा विवाह का प्रकार हम लोगों ने पढ़ लिया, सदाई बापला, घर जमाई बापला, गोलाइठले बापला, टुनकी दिपिल बापला, सांगा विवाह, सेवा विवाह, इतुत आदि, ठीक है। चलिए अब देखिए इसमें विवाह के दौरान भी कुछ कुछ जो हैं वो प्रचलित हैं परंपरा, ठीक है। चलिए जो कि इन जनजातियों में बहुत ही प्राचीन समय से चलते आ रहा है, ठीक है। देखिए संतालों में विवाह के दौरान वर पक्ष के द्वारा वधु पक्ष को, मतलब जो दूल्हा वाला साइड है वो दुल्हन वाले पक्ष को क्या करता है, वधु मूल्य देता है, अर्थात दुल्हन को कुछ रुपया पैसा वगैरह दिया जाता है, जिसे पोन कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरह का सवाल आता है कि जो वर पक्ष के द्वारा वधु पक्ष को वधु मूल्य दिया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे पोन कहा जाता है, ठीक है। चलिए और इनमें क्या है, इनमें नोट करके एक चीज़ लिख लीजिए कि जैसे कि हम पहले आप लोगों को बताया कि इनमें 12 प्रकार का गोत्र पाया जाता है, तो इन्हें समगोत्रीय विवाह वर्जित है, अर्थात ये समान गोत्र में विवाह नहीं कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इनमें जो 12 प्रकार का गोत्र है उसमें ये आपस में अपने गोत्र को मिला के अलग अलग गोत्र में इनमें विवाह होता है। समगोत्रीय विवाह जो है वो प्रचलित इनमें नहीं है और ये वर्जित है, मतलब इन्हें अपराध माना गया है, ठीक है। संथाली समाज में जनजातीय परंपरा एवं संस्कृति की शिक्षा के लिए युवक एवं युवतियों को एक अलग स्थान दिया जाता है, ठीक है। चलिए इसमें जैसे कि मान लीजिए कि इनकी जो संस्कृति है, जो सभ्यता इनकी है, इनका जो कल्चर है, उसको आगे बढ़ाने के लिए जो नए युवक युवती होते हैं उन्हें अपनी परंपरा के हिसाब से उन्हें एक शिक्षा दिया जाता है, ठीक है। और ये अलग स्थान रहता है जिसमें उन्हें अपने संस्कृति के लिए शिक्षा दिया जाता है, उसे हम लोग युवा गृह भी कहते हैं, ठीक है। और इनके जो युवा गृह हैं उन्हें गिट्टी ओड़ा कहा जाता है,
इनके युवा गृह को क्या कहा जाता है? गितियोड़ा कहा जाता है। इस तरह का सवाल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। युवा गृह जो है वो जनजातियों में बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है। आगे हम लोग देखेंगे कि उरांवों का भी युवा गृह होता है, मुंडाओं का भी युवा गृह होता है। तो इस तरह से संथालों में भी युवा गृह और इनके युवा गृह को गितियोड़ा कहा जाता है। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे इनके युवा गृह के बारे में भी पढ़ लिया। अब चलिए देखते हैं इनका जो समाज है, अगर उस समाज में कोई किसी प्रकार का अगर अपराध करता है तो उनके लिए किस प्रकार के दंड का प्रावधान किया गया है। ठीक है दोस्तों, संथाली समाज में अपराध के लिए आर्थिक, सामाजिक एवं शारीरिक दंड। देखिए, आर्थिक का मतलब हो गया कि रुपया पैसा, सामाजिक का अर्थ हो गया कि समाज जो है उनका अपना जो समाज है उसके अंतर्गत किस तरह का दंड दिया जाएगा, और शारीरिक दंड का अर्थ हो गया कि उन्हें मार पीट या फिर कुछ प्रकार का दंड दिया जाता है। ठीक है, चलिए अब ये दंड अपराध इनकी नज़र में क्या है, किस तरह का अपराध के लिए ये दंडित कर सकते हैं। तो देखिए, समगोत्रीय विवाह, जैसे कि आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि समगोत्रीय विवाह इनके यहाँ वर्जित है। तो अगर कोई समान गोत्र में विवाह करता है उसके लिए, ठीक है, और विजातीय विवाह मतलब अगर अपने जाति से बाहर जाकर अगर विवाह करते हैं तो यौन अपराध, ठीक है, तथा अन्य गंभीर अपराध के लिए सबसे कठोर सजा दिया जाता है। ठीक है, इस तरह के जब ये अपराध करते हैं अगर इनके जाति के अंतर्गत लोग, तो उन्हें गंभीर अपराध के लिए सबसे कठोर सजा दिया जाता है। और ये सबसे कठोर सजा किस तरह का सजा होता है, इसमें क्या हो जाता है कि उन्हें अपने गांव से बाहर की तरफ निकाल दिया जाता है, जिसे देश निकाला भी कहते हैं ये लोग, और जिसे अपने भाषा में ये लोग बिटलाहा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बिटलाहा। बिटलाहा के अंतर्गत क्या होता है कि कुछ रुपया पैसा का भी मांग किया जाता है, या तो फिर सामाजिक बहिष्कार एक तरह से कर दिया जाता है, और फिर कुछ नए नियम उनके ऊपर लागू कर दिए जाते हैं। ठीक है, देखिए, बिटलाहा का अर्थ होता है सामाजिक बहिष्कार। अगर किसी परिवार के किसी व्यक्ति ने अगर कोई अपराध किया है तो पूरा समाज ही क्या करेगा, उनसे रिश्ता नाता खत्म कर देगा, उनके यहाँ आना जाना बंद कर देगा, उनके साथ खान पान का जो है चलन उसे रोक देगा। ठीक है, तो इस तरह का अपराध यही इनके यहाँ सामाजिक बहिष्कार कहलाता है। ठीक है, चलिए अब कुछ हम लोग इनके दाह संस्कार से भी रिलेटेड देख लेते हैं। संथालों में मृत व्यक्ति को जलाने एवं दफनाने दोनों की प्रथा है। देखिए, इनमें जलाया भी जाता है मृत व्यक्ति को और दफनाया भी जाता है, तो इनमें दोनों तरह के प्रथा का चलन है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आज का जो क्लास है वो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा और कुछ नया चीज़ आप लोग यहाँ पे सीखे होंगे। तो क्लास को आप लोग क्या करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, और अगर कुछ सुझाव है आप लोगों का देना तो उसे भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। ठीक है, तो हम लोग फिर आगे मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ में। हम सोच रहे हैं कि इसमें आप लोगों को कुछ जो इम्पोर्टेंट जनजातियाँ हैं, जैसे कि उरांव हो गया, हो गया, मुंडा हो गया, तो इनके जो अलग अलग, जैसे जिस तरह से संथालों के बारे में हम लोगों ने पूरे डिटेल से पढ़ा है, उसी तरह से इन जनजातियों के बारे में भी हम लोग आगे डिटेल से पढ़ेंगे। तो क्लास को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और आगे का क्लास के लिए आप लोग कितना इंतज़ार कर रहे हैं वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए।